बताते हैं चारधाम यात्रा की तारीख के ऐलान की बात। चारधाम यात्रा की तो बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय हो गई है। 12 मई को सुबह 6 बजे बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे। बसंत पंचमी है आज और आज ही के दिन ये शुभ मुहूर्त निकाला गया है। टिहरी राज परिवार के कपाट खोलने का शुभ मुहूर्त निकाला गया। राज पुरोहित कृष्ण प्रसाद उनियाल ने बताया कि महाराज की लग्न पत्रिका देखकर शुभ मुहूर्त निकाला गया है। 25 अप्रैल को तिल का तेल निकालने की परंपरा निभाई जाएगी और फिर 12 मई को सुबह 6 बजे कपाट खुलेंगे। के कपाट 12 मई को 6 बजे सुबह प्रातः खुलेंगे और जो गारू तेल का जो समय वो 25 अप्रैल को होगा। इन परंपरा अनुसार बसंत पंचमी के अवसर पर तत्कालीन जो टिहरी रियासत थे उनके महाराजा की जन्म कुंडली देख करके पंचांग गणना के आधार पर बद्री विशाल जी के कपाट खुलने की तिथि निश्चित की जाती है। आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर महाराजा टिहरी मनुजेंद्र शाह जी की जन्म कुंडली देख करके जो राजपुरोहित हैं उन्होंने पंचांग गणना करके 12 मई प्रातःकालीन 6 बजे का मुहूर्त तय किया है। देहरादून में आज कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो गई है, जिसमें बजट सत्र को लेकर फैसला हो सकता है। बजट सेशन देहरादून में होगा या फिर गैरसैंण में होगा, इस बात को लेकर फैसला आज आ सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई विधायक बजट सेशन को देहरादून में कराने की मांग कर चुके हैं। साथ ही कैबिनेट की बैठक में आबकारी पॉलिसी को लेकर भी फैसला हो सकता है। ये भी आपको जानकारी दें कि जूनियर हाई स्कूल और माध्यमिक स्कूल में टीचर्स के पद बढ़ाने का प्रस्ताव आ सकता है। और आइए सीधे रुख करते हैं सुनील नप्रभात की तरफ और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुनील नप्रभात, देहरादून में आज कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो गई है। किन किन मुद्दों के ऊपर चर्चा की गई है और बजट सत्र को लेकर क्या कुछ फैसला हो सकता है? देखिए कंचन, आज की जो कैबिनेट मीटिंग है इसमें 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव आने की उम्मीद है। पहला प्रस्ताव होगा बजट सेशन को लेकर कि आपने देखा कि 2 फरवरी को जब केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया उसके बाद राज्य सरकार ने अपने बजट को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया था और आज कैबिनेट की इस मीटिंग में यह तय किया जा सकता है कि बजट सेशन कब से हो। जो सूत्र के अनुसार जानकारी मिल रही है 26 फरवरी से उत्तराखंड का बजट सेशन शुरू किया जा सकता है। इसकी आज घोषणा हो सकती है, कैबिनेट इस पर मोहर लगा सकती है। इसी के तहत जो दूसरा महत्वपूर्ण फैसला होगा कि बजट सेशन अभी तक आमतौर पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होता आया है, लेकिन इस बार का बजट सेशन जो सूत्र जो बता रहे हैं वो देहरादून में हो सकता है, क्योंकि करीब 40 से अधिक विधायकों ने स्पीकर को लिख के दिया था कि गैरसैंण में अत्यधिक ठंड के कारण दिक्कतें हो सकती हैं, लिहाजा इस बार का जो बजट सेशन है उसको देहरादून में कराया जाए। ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि करीब 36 के आसपास जो विधायक हैं सत्ता पक्ष के, उन्होंने भी इस लेटर पर साइन किए हैं कि जो बजट सेशन है उसको देहरादून में किया जाए। तो आज चूंकि अधिकतर विधायकों ने देहरादून की पैरवी की है, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में ये भी तय किया जा सकता है कि जो इस बार का बजट सेशन होगा वो देहरादून में ही आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही आबकारी नीति को लेकर भी आज एक प्रस्ताव आ सकता है। पिछली 2 कैबिनेट में आबकारी नीति के प्रस्ताव लाए गए, लेकिन उसमें कैबिनेट ने कुछ न कुछ संशोधन उसमें मांगा था। आज फाइनल तौर पर जो नई आबकारी पॉलिसी है उसका ड्राफ्ट कैबिनेट के सामने आ सकता है और ये उसके बाद कैबिनेट के बाद ये जानकारी मिल सकती है कि जो नई आबकारी पॉलिसी उत्तराखंड लाने वाला है उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुनील नप्रभात जानकारी के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे। देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया है और उद्घाटन के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ऑनलाइन जुड़े थे, वर्चुअली जुड़े। 486 करोड़ की लागत से बने इस नए टर्मिनल भवन के बनने से अब एयरपोर्ट पर 47 लाख यात्रियों की क्षमता हवाई अड्डे पर हो गई है। नए टर्मिनल बिल्डिंग में उत्तराखंड की संस्कृति की झलक और आधुनिक वास्तुकला देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान केंद्रीय मंत्री के सामने आपदा की स्थिति के लिए खासतौर पर एक चॉपर सुरक्षित रखने की मांग की। साथ ही हिंडन और पिथौरागढ़ के बीच में हवाई सेवा शुरू करने की मांग की गई। ये भी कहा गया कि सरकार की कोशिश है कि जल्द ही जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो जाएंगी, जिसके लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है।
ऐलान किया गया है देहरादून का, पंतनगर का जो एयरपोर्ट है, दोनों ही एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बने। उसके लिए हम राज्य की तरफ से जो जरूरी औपचारिकताएं हैं उस पूरा कर रहे हैं और भारत सरकार भी लगातार हमारा सहयोग कर रही है। जल्दी ही आने वाले समय में इन हवाई अड्डों का विस्तार होगा। पिथौरागढ़ से हिंडन सेवा, पिथौरागढ़ से देहरादून सेवा प्रारंभ हो गई है और पिथौरागढ़ से हिंडन की सेवा भी जल्दी ही प्रारंभ होने वाली है। आज माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने अपने शेड्यूल में उसको डाल दिया है। इसके साथ साथ जो लोग आपदा के समय में जिनको स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अन्य प्रकार की राहत सामग्री है, उसके लिए भी मैंने आज माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से अनुरोध किया था, तो उन्होंने कहा है कि वो सेवा भी उसको प्रारंभ करेंगे। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। उत्तराखंड में जहां हमने एक एयरपोर्ट से 3 एयरपोर्ट स्थापित करने की पहल रखी है, देहरादून, पंतनगर और पिथौरागढ़, वहीं 7 हमारे हेलीपोर्ट्स की हमने शुरुआत की। इन 7 में पहले चरण में 9 हम लोग ने शुरुआत की हैं। अल्मोड़ा, चिन्यालीसौर, गोचर, सहस्त्रधारा, हमारी न्यू टेहरी, श्रीनगर, हल्द्वानी, ये 7 हेलीपोर्ट्स की शुरुआत की है। और ये आगे बढ़ते आपको बताते हैं, हल्द्वानी हिंसा का आज 7वां दिन है। आज भी बनभूलपुरा में कर्फ्यू जारी है। इसके साथ आवाजाही और इंटरनेट सेवा को आज भी रोका गया है। कर्फ्यू वाले इलाके में जरूरी सामान की सप्लाई की जा रही है। दूध, खाने पीने की चीजें, एलपीजी गैस की सप्लाई, अस्पताल खोले गए हैं यहाँ पर, तो जरूरी काम चल रहे हैं, लेकिन इंटरनेट सेवा आज भी बंद रखी गई है। इस इलाके में मौजूद सरकारी अस्पताल तो खोल दिए गए हैं। कर्फ्यू के दौरान गंभीर बीमार लोगों को इलाज के लिए जाने की अनुमति है, लेकिन बनभूलपुरा के अंदर कई लेयर्स की सुरक्षा अब भी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हिंसा के दौरान पत्थरबाजी करने वाली महिलाएं भी अब पुलिस की रडार पर हैं। आपको बताएं कि वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस इन 13 पत्थरबाज महिलाओं की पहचान कर रही है। बाकी महिलाओं की पहचान की जा रही है। पत्थरबाजी करने वाली महिलाओं के खिलाफ एक्शन होगा, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसा के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी हुई थी, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल थी। अब इन पर कार्रवाई की तैयारी है। उसमें कुछ महिलाएं भी हैं जो पत्थर मारते हुए पुलिस पार्टी पर हमला करते हुए दिख रही है, तो उसके लिए हम लोग इस चीज़ को भी चिन्हित कर रहे हैं कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है। महिलाओं की धरपकड़ तेज हो गई है। जो ये वीडियो सामने आए, इसमें पत्थरबाजी करती हुई नजर आ रही है। इसी वीडियो के आधार पर अब पुलिस जो है इन महिलाओं को पकड़ने की अब जुगत में लग चुकी है, क्योंकि ये कई महिलाएं हैं जिन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाए थे। मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी हो रही है, लेकिन अब ये महिलाएं, 13 पत्थरबाज महिलाएं, इनकी पहचान हुई है। अब इनकी धरपकड़ होगी। और ये बढ़ते आगे हरिद्वार से खबर, जहां पर जंगली हाथियों की आबादी इस क्षेत्र में आने से सिलसिला इसका जारी है। जंगली हाथियों का आबादी वाले क्षेत्र में घुसने से लोग काफी परेशान हो गए हैं। आज सुबह की ये तस्वीरें हैं। करीब 6 बजे एक जंगली हाथी ज्वालापुर कोतवाली के पास चहलकदमी करता हुआ देखा गया। सड़क पर विशालकाय हाथी को देखकर लोग डर गए, अफरा तफरी मच गई, इधर उधर भागने लगे। कुछ लोगों ने जंगली हाथी का वीडियो भी बनाया। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। वन विभाग की क्यूआरटी टीम ने हाथी को जंगल में भेजा। सीएसआरआई भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 2 सेंटरों पर नकल कराने में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फरार 2 आरोपियों की पुलिस ने तलाश तेज कर दी है। परीक्षा में पास होने के लिए जिन 4 छात्रों का सेटिंग करने का पता लगा है, उन्हें भी परीक्षा से निष्कासित कर दिया गया है। इस मामले में एसएसपी का कहना है कि फरार आरोपियों की तलाश जारी है। दोनों सेंटर पर इससे पहले भी कई ऑनलाइन परीक्षाओं को आयोजित कराया गया। इसमें धांधली कराए जाने की आशंका हो सकती है। सीएसआईआर द्वारा आयोजित परीक्षा ऑनलाइन हो रही थी, जिसमें 2 सेंटर्स पर सूचना थी कि यहाँ कुछ अनियमितता है, जिसको देखते हुए
हमारी टीम गई थी वहां पर और चेकिंग के बाद वहां पर कुछ लोग की इसमें अरेस्ट हुई थी जो मौके पर वहां पर इस तरह की परीक्षाओं को कराने का षड्यंत्र कर रहे थे। उनसे पूछताछ में अभियुक्तों से पता चला था कि जो इसमें दो मेन है, मोहित और दीपक, जो अभी फरार चल रहे हैं इस केसेस में, तो इनके द्वारा ही ये चीजें यहाँ पर लैब में के माध्यम से जोड़कर लीज लाइन प्लान किया गया था। बसंत पंचमी के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की है। अपने आवास पर बसंत पंचमी के पावन अवसर पर ज्ञानदायिनी मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई है। पूजा अर्चना के दौरान की तस्वीरें आपके सामने। समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की गई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर। बसंत पंचमी का आज पावन पर्व है, लिहाजा आज ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना हो रही है। श्रद्धालु हरिद्वार में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सनातन धर्म में बसंत पंचमी का विशेष महत्व है और इस दिन ज्ञान की देवी मां सरस्वती की विधिवत पूजा अर्चना होती है। हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है और आज धूमधाम से बसंत पंचमी का पर्व मनाया गया। आज सरस्वती पूजा से शुरू है और आज से होली का त्योहार है। पुराने टाइम में आज से ही गीत गाना जो होता था वो सब शुरू हो जाता था आज से। और बिहार में अगर देखा जाए तो बहुत धूमधाम से सरस्वती पूजा मनाई जाती है। आज माघ बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती जी का दिन है, उनकी पूजन आवाहन होती है और माँ गंगा जी में स्नान करने से पितृदोष खत्म हो जाते हैं, सुख शांति का पूजन करते हैं। जो भी व्यक्ति आते हैं माँ गंगा जी का नमन करते हैं और अपनी मुक्ति का आस्था देते हैं। उत्तरकाशी में बर्फबारी के बाद केदारकांठा ट्रैक पर्यटकों से गुलजार हो गया है। ट्रैकर पर इस समय ट्रैकिंग करते हुए लोग झूमते नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तरकाशी में विश्व प्रसिद्ध ट्रैकिंग स्थल केदारकांठा में पिछले दिनों हुई भारी बर्फबारी के बाद देश दुनिया के पर्यटक यहां की खूबसूरत वादियों में पहुंचने लगे हैं। इस साल बर्फबारी के बाद 25 लोगों का पहला ग्रुप केदारकांठा पहुंचा, जहां दल ने 5 से 6 फीट तक जमी बर्फ के बीच केदारकांठा की चोटी पर तिरंगा फहराया है। इस पूरे ट्रैक में पर्यटक जगह जगह जमकर झूमते और मस्ती करते नजर आए। ये एक वर्दी एक्सपीरियंस था और जब तक हम पीक पर पहुंचे तो हमने एहसास किया कि ये सब थकान दूर हो गई हमारी जो ट्रैक की थी। यहाँ तक की बर्फ थी पर तब भी हम सब चीरते हुए ऊपर चले गए। ट्रेल्स बनाई है, आगे आने वाली कोई भी टीम हो, हमारी हिमालयन हाइकर्स की हो चाहे कोई भी हो, उनको हमारी ट्रेल्स ही मिलेगी। केदारकांठा पहुंचने पर पर्यटकों को सूर्योदय का शानदार नजारा दिखाई देता है। इसके अलावा स्वर्गारोहिणी, बंदरपुंज, व्हाइट माउंटेन, काला नाग, गरुड़ गंगा और गंगोत्री रेंज की चोटियों का भी दीदार यहां से होता है। इस बार बर्फबारी फरवरी में हुई, जो पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों और स्थानीय होम स्टे और होटल कारोबारियों के लिए वरदान साबित हुई है। का सबसे जो मेन है सूर्य उदय, उसका भव्य और दिव्य हमारे सभी पर्यटकों ने दर्शन किया है। और जो केदारकांठा है ये सांकरी बेस कैंप से शुरू होता है। पहला इसका पड़ाव जूड़ा का लेक है और दूसरा इसका पड़ाव ताल खेतरा है जो बेस कैंप है। और तीसरे दिन सुबह 2 बजे वहां से पर्यटक लोग चलते हैं और केदारकंठ पहुंचते हैं, यहाँ पर बाबा के दर्शन करते हैं। केदारकांठा उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 220 किलोमीटर दूर है। वहीं इस पर्यटक स्थल पर पिछले कुछ सालों से लगातार पर्यटक बढ़ते ही जा रहे हैं, जहां पर्यटकों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। उसी में बना दे। चमोली से खबर, जहां पर विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद रौनक बढ़ गई है। यहां पर सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सैलानी बर्फ के ऊपर स्कीइंग करके वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। इसके साथ ही पर्यटकों के आने से स्थानीय कारोबारी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। बढ़िया कोई बहुत ही
जोशीमठ में पैनखंडा महोत्सव का आयोजन किया गया और आयोजन में उत्तराखंड के लोक कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी है। कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें, कलाकारों के शानदार गीतों पर लोग झूमते गाते नजर आए। उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ मंदिर से आज बसंत पंचमी पर्व पर नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू के लिए गंगा जल का कलश रवाना हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।